हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 3 का यूनिट 1 चल रहा है और लास्ट टाइम हमने पढ़े थे 12 सीज ऑफ टीम बिल्डिंग। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है इस यूनिट का, डेवलपमेंट ऑफ अ टीम। तो यहाँ पे ये बात करें कि टीम की डेवलपमेंट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड वी नो दैट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर कॉमन एक्टिविटी वी रिक्वायर्ड टू डेवलप अ टीम। टीम जो है वो बनानी ज़रूरी होती है सो दैट परफॉर्मेंस लेवल विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि टीम के साथ परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होता है। एंड इफेक्टिव वन कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग सिनेरियो ऑफ द एक्टिविटी, और इफेक्टिव होता है जब हम टीम में काम करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा बेटर कर पाते हैं काम, इसलिए टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। एंड द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चीज़ से रिलेटेड, वो ये हैं दैट वन हैव टू क्रिएट अ बैलेंस सेट ऑफ रोल्स, यानी कि टीम में सब किसी के जो रोल हैं, जितने भी मेंबर्स हैं टीम के, वो बैलेंस होने चाहिए। हैव टू डेवलप कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड अवेयरनेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस डेवलप करें जिससे हम टीम मेंबर्स के आपस में कम्युनिकेशन क्लियर हो और अवेयरनेस हो सबको कि उन्होंने करना क्या है, उनका काम क्या है, उनके रोल्स क्या है, क्या फीडबैक किस तरह देने हैं। हैव टू अंडरस्टैंड टीम प्रेफरेंसेस, टीम की प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना सीखे मैनेजमेंट। हैव टू एस्टैब्लिश रिव्यू मैकेनिज्म, कैसे उनके काम को रिव्यू किया जाए ताकि वो और इम्प्रूव हो। हैव टू डेवलप फैसिलिटेशन स्किल्स फॉर इफेक्टिव मीटिंग, के फैसिलिटेशन स्किल्स होता है किसी काम को फैसिलिटेट करने के लिए और इम्प्रूव हो या बेटर करने के लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए उसको डेवलप करने के लिए और मीटिंग्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए। हैव टू कन्फ्रंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लम्स उसको कन्फ्रंट करें, उससे भागना नहीं, उसको कन्फ्रंट करना हो। हैव टू मैनेज स्ट्रेस, मैनेज कैसे करना है स्ट्रेस को। हैव टू डिफाइन टीम गोल, कि जो टीम का गोल है वो डिफाइन करना ज़रूरी होता है। हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंसेंसस, यानी कि सबके एग्रीमेंट के साथ डिसीजन लेना। एंड हैव टू इम्प्लीमेंट शेयर्ड लीडरशिप, ये शेयर्ड लीडरशिप की बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी कि टीम में हर कोई एक लीडर होता है अपने आप में, तो वो शेयर्ड लीडरशिप एंड क्रिएट इक्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन, के हर कोई इक्वली कंट्रीब्यूट करे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। देन अकॉर्डिंग टू रिचर्ड बैकर्ड के अकॉर्डिंग टीम बिल्डिंग एफर्ट्स टिपिकली हैव वन और मोर फॉलोइंग गोल्स। तो जब भी हम टीम बिल्डिंग करते हैं तो उसके जो गोल्स होते हैं, एक होता है कि टू सेट टीम गोल्स एंड प्रायोरिटीज़, के पूरी टीम के गोल्स को सेट करना और प्रायोरिटीज़ को सेट करना। दूसरा गोल होता है टू एनालाइज और एलोकेट द वर्क परफॉर्म, कि क्या काम करेंगे टीम में और कैसे एलोकेट होगा काम सबको। टू एग्जामिन द वे द ग्रुप इज़ वर्किंग, ग्रुप कैसे काम करेगा, उसके प्रोसेसेस क्या होंगे, जैसे कि ग्रुप के नॉर्म्स क्या होंगे। नॉर्म्स का मतलब है ग्रुप में किस तरह के रूल रेगुलेशन नॉर्म्स जो फॉलो करे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, कम्युनिकेशन कैसी होगी। फिर टू एग्जामिन रिलेशनशिप अमंग द पीपल डूइंग द वर्क, कि आपस में रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए एक टीम में लोगों के। तो ये कुछ टीम के खुद के अपने गोल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मूरहेड एंड ग्रिफिन, टीम बिल्डिंग प्रीसीड्स इन मच द सेम मैनर एज अदर चेंजेस प्रोसेसेस। तो इसके मतलब ये कह रहे हैं कि उसी तरीके से टीम बिल्डिंग होती है जैसे दूसरे तरह के प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर डेटा गैदरिंग होता है जैसे बाकी प्रोसेसेस में भी होता है, डायग्नोसिस होता है प्रॉब्लम का, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटिंग होता है और इवैल्यूएशन होता है। तो ये कितने स्टेप्स इन्होंने बताए, 6 स्टेप्स बताए हैं कि टीम बिल्डिंग में भी यही स्टेप्स होते हैं। एंड इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज ग्रुप पार्टिसिपेशन, और लेकिन अलग चीज़ क्या है इसमें कि ग्रुप पार्टिसिपेट करता है इकट्ठा, पूरी टीम। अ परमानेंट टीम इज जनरली कंपोज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सेवरल डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग वर्क यूनिट के मेंबर्स होते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं, रेगुलरली एक दूसरे से मिलते हैं और उनका पर्पस होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ। तो ये टीम बिल्डिंग होती है। और परमानेंट टीम इज अ सिमिलर टू अ टास्क फोर्स, जैसे टास्क फोर्स होती है ना जो मिल के किसी काम को पूरा करते हैं। एंड इट हैज़ बीन नोन टू रिमेन इन प्लेस फॉर सेवरल ईयर्स, तो परमानेंट टीम काफ़ी सालों तक इकट्ठे रहती है। तो यहाँ ये आपका यूनिट और टीम बिल्डिंग दोनों ही ख़त्म होते हैं। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पे जो बात करेगा चेंज मैनेजमेंट की। दिस इज़ योर नेक्स्ट यूनिट। यहाँ पे हम चेंज मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे भी है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, उसके फंक्शंस हैं, फिर चेंज मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसकी इंट्रोडक्शन में इन्होंने जस्ट इतना बताया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा जाएंगे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट मैनेजमेंट पे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट
हैव बीन एंगेज देमसेल्व्स इन एक्टिविटीज विच हैव प्रोवाइडेड देम द बेटर वे ऑफ लिविंग। तो हम शुरू से ही क्या करते हैं, अपने लिविंग को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस प्लैनेट पे, उनकी शुरू से ही एक जो गोल उनका रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है अपने लिविंग को और बेटर बनाने का। ठीक है, तो विद द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर वर नीडेड विच ऑल्सो रिजल्टेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर। और सारे लोग मिलके काम करना शुरू होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इस तरीके से सब ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करना शुरू हुई। तो मैनेजमेंट का रोल यहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे जब लोग सारे मिलके इकट्ठे किसी गोल को पूरा करते हैं, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि द इंटीग्रेट दीज एफर्ट्स वर नीडेड एंड दैट गेव राइज टू मैनेजमेंट। तो ये सारे एफर्ट्स को जब इंटीग्रेट किया तो उससे उन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ी, वहीं से मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ द इंटीग्रेटिंग फोर्स इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जहाँ पे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से की जा रही है, तो उसको मैनेज करने को मैनेजमेंट कहते हैं। एंड इट इज़ नॉट यूनिक टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट कॉमन टू ऑल काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लो, ज़रूरी नहीं बिजनेस में, मैनेजमेंट हर जगह होती है। तो एक जनरली ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारी डेफिनेशन मैनेजमेंट की यहाँ दी हुई है, आपको एग्जाम पर्पज से कम 4-5 डेफिनेशंस तो याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशंस है। तो आपको जनरल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मैनेजमेंट है, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट। तो आप में उसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये आप याद कर सकते हो। उसके अलावा इट इज़ अ टेक्निक बाय मीन्स ऑफ विच पर्पसेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप आर डिटरमाइंड, क्लैरिफाइड एंड अफेक्टेड। तो ये कुछ डेफिनेशन है, आपको हर डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको लगे कि आपको इजीली याद हो जाएगी। जैसे एक यहाँ पे है ये वाली, इट इज़ द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, ये वाली भी आप याद कर सकते हो। एक ये वाली है, इसको याद कर लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो ये 3-4 डेफिनेशंस हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो कम से कम 5 डेफिनेशंस तो आप ज़रूर याद कर लेना। फिर आती है अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कुछ अप्रोचेज हैं जो हम पहले भी एक अप्रोचेज पढ़ चुके हैं कि मैनेजरियल प्रोसेस में क्या क्या अप्रोचेज फॉलो हो सकती है। ये अप्रोचेज हैं जो मैनेजमेंट को डिफाइन कर रही हैं। तो ये डिफाइन करने की अप्रोचेज हैं। डिफाइन करने में पहले बोल रहे हैं कि इसको एक फील्ड ऑफ स्टडी कह सकते हो, जहाँ पे हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स और उसके फंक्शंस और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा कह रहे हैं मैनेजमेंट एज अ टीम और क्लास ऑफ पीपल, जिसके अंदर आते हैं इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शंस परफॉर्म बाय देम विच कम अंडर मैनेजरियल एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैनेजरियल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं। थर्ड, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस में कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिफाइन करती हैं मैनेजमेंट को, एंड आर 2 वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग। इनको 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को। वन इज इंडक्टिव एंड अदर वन इज डिडक्टिव। जैसे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड होता है। तो ये कह रहे हैं कि 2 तरीके से आप एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर सकते हो। इंडक्टिव मेथड का मतलब है मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। इंडक्टिव मेथड का मतलब है मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर जो कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है वो इंडक्टिव तरीके से आप उसको डिफाइन कर रहे हो। अंडर डिडक्टिव मेथड वी कैन क्लासीफाई टोटल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल ऑपरेटिव। तो डिडक्टिव में उन्होंने सारी एक्टिविटीज इंक्लूड कर दी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल या ऑपरेटिव, ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है। तो ये 2 मेथड है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, कि मैनेजमेंट 2 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, या तो इंडक्टिव या डिडक्टिव। तो ये अप्रोचेज है मैनेजमेंट को डिफाइन करने की। ये उससे अलग है जो हमने पहले जो पढ़ी थी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहे हो अलग अलग तरीके से। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट, एंड द नेचर वी कैन एनालाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट बीइंग एक इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह इसको हम देख सकते हैं मैनेजमेंट को, क्योंकि ये एक जैसे आप इकोनॉमिकली कोई चीज़ को मैनेज करना चाह रहे हो तो ये एक रिसोर्स है। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी कह लो आप, जहाँ पे आप किसी की अथॉरिटी डिसाइड करते हो। एक क्लास ऑफ टीम है,
क्योंकि आप ग्रुप में काम करते हो, मैनेज कर रहे हो लोगों को। एक साइंस या आर्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप इसमें प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, टेक्निक्स पढ़ते हो, उसको अप्लाई करते हो। और एक प्रोफेशन भी है। तो मैनेजमेंट को इन 5 तरीके से देखा जा सकता है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कैसे। इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह कैसे, जैसे 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये कह रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैनेजमेंट भी है, ठीक है। एंड दीज वेरियस फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। तो कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल नॉन ह्यूमन होता है और मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह है। इसके बाद मैनेजमेंट एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी की तरह है। जैसे कि अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ थिंग्स एंड कैन बी डिफाइंड एज कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे से कनेक्टेड है या इंटर रिलेटेड है या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अथॉरिटी में भी डिफाइंड एज द लीगल राइट टू कमांड अदर्स। और अथॉरिटी का मतलब ये कह रहे हैं जैसे दूसरों को कमांड करने का जो राइट है। तो उसमें ये मैनेजमेंट में वो चीज़ डिसाइड होती है कि कौन अथॉरिटी है, कैसे लोग एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर मैनेजमेंट एक क्लास या टीम और ग्रुप की तरह आप ले लो, क्योंकि सारे मिलके आके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मिलके काम करते हैं, तभी तो मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिविजुअल्स मैनेजरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस प्ले करते हैं, जैसे फैमिली मैनेजमेंट हो गया, पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो गया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो गया। फिर साइंस और आर्ट की तरह क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि कह रहे हैं कि ये ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट है एंड यंगेस्ट ऑफ द साइंस है। इट इज़ अ साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व सर्टन प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पढ़ते हैं, इसलिए ये साइंस है। और इसको हम आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो बेस्ट तरीके से मैनेज हो पाती हैं चीज़ें। तो ये एक आर्ट है। लास्ट में इन्होंने प्रोफेशन बताया हुआ है कि मैनेजमेंट एक नई फील्ड है, फील्ड ऑफ नॉलेज है एंड हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जल्दी ये फील्ड डेवलप हुई है काफ़ी। और इट इज़ बीन इंक्रीजिंगली ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ एक्वायरिंग मैनेजमेंट स्किल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। प्रोफेशन की तरह क्यों, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें मैनेजरियल स्किल चाहिए। तो इसलिए इसकी नीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ये कह रहे हैं कि इसको हम साइंस की तरह डिफाइन कर सकते हैं, दो इन एग्जैक्ट साइंस। इन एग्जैक्ट साइंस मतलब वैसी वाली साइंस नहीं है जैसे हम प्रॉपर साइंस पढ़ते हैं, तो इसलिए इन एग्जैक्ट साइंस बोला है। इट मीन्स द मैनेजरियल फंक्शंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। जहाँ पे भी चीज़ें कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती हैं तो उसको हम साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ विच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ फंक्शन। तो साइंस का मतलब क्या है, जहाँ हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की कोशिश करते हैं, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें, हाउ टू क्रिस्टलाइज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैरी ऑन रिसर्चेज, अटेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कुछ हमारे कंटेक्स्ट हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि हर चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहाँ पे। तो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आता है तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये 4 कंटेक्स्ट हैं जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फिर मैनेजमेंट फंक्शंस, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये वाली डेफिनेशन आप याद कर लोगे जो ऊपर दी हुई थी तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी ये फंक्शंस अलग से भी एक टॉपिक है। तो इसमें प्लानिंग सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ होती है। कोई भी काम करने से पहले हमें प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग में हमें ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने होते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे हम करेंगे, एक्शन क्या होगा हमारा, पॉलिसीज़ क्या होंगे, रूल रेगुलेशंस क्या होंगे, ये सारी प्लानिंग होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में हम एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें जो जो एक्टिविटीज़ करनी है वो कैसे होंगी और उनको किस तरह एक्टिविटीज़ को एलोकेट किया जाएगा। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ सो एज टू क्रिएट सेल्फ कंटेंट जॉब्स। तो कि कौन सी एक्टिविटीज़ एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर आएगी, कौन सी एक्टिविटीज़ दूसरे में आएगी, ग्रुपिंग करना, उनको असाइन करना एम्प्लॉयज़ को कि कौन क्या काम करेगा, अथॉरिटी को डेलीगेट करना कि कौन लीडर होगा, कौन मैनेजर होगा, एंड कोऑर्डिनेट करना सबके बीच में, ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो इससे क्या बनता है, आपका एक स्ट्रक्चर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का कि कौन किसको लीड कर रहा है, कौन अथॉरिटी है, कौन टीम मेंबर्स हैं, कौन क्या काम कर रहा है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है। लोग अपनी पोजीशन लेते हैं, टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रोल डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती है।
फिर स्टाफिंग में क्या होता है कि जहाँ पे हम मैन पावर की प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, कितने लोग चाहिए, उनकी सिलेक्शन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन करवाते हैं, या उनकी ट्रांसफ़र हो गई, प्रमोशन, ये सब चीज़ें, लोगों को रखना निकालना, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब स्टाफिंग, स्टाफ से रिलेटेड है। फिर डायरेक्टिंग में क्या होता है, उनको लीड करना, एम्प्लॉयज़ को एक सही डायरेक्शन की तरफ लीड करना ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, और अपना जो ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करके कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ। तो ये वाला काम बेसिकली लीडर का होता है, डायरेक्टिंग का। फिर कोऑर्डिनेटिंग एक इंटीग्रेटिंग फंक्शन है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ टाइंग टुगेदर ऑल दी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपस में सबका जो है कोऑर्डिनेशन हो, जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उसको बोल रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग। और इसमें क्या है, कीपिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड, ये क्लियर हो कि कौन अथॉरिटी है और कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, ये भी क्लैरिटी हो। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, ठीक है, ये भी क्लैरिटी हो। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लीडरशिप हो। तो कमांड कहाँ से आएगी, किस डायरेक्शन में जाना है, किसकी कमांड्स फॉलो करनी है, कौन अथॉरिटी है, कौन डिसीजन ले रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या काम करना है, कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड में। फिर कंट्रोल आ जाता है, ये हमने जैसे लास्ट टाइम भी उसमें भी पढ़ा था 12 C's ऑफ टीम बिल्डिंग में। तो कंट्रोल में आ जाता है कि अपने परफॉर्मेंस को आप मेजर करो कि आपके गोल्स के अकॉर्डिंग वो कितना आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना बेटर करने की ज़रूरत है। आइडेंटिफिकेशन करो डेविएशन की, कि हम गोल से कितना अलग हो रहे हैं, डेविएट तो नहीं हो रहे, कहीं हमें जाना उधर है उधर तो नहीं जा रहे, डेविएशन। करेक्टिव एक्शन लो डेविएशन को करेक्ट करने के लिए। तो मैनेजमेंट ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते करते। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है मैनेजमेंट में, तो जैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से मैनेजमेंट ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। और मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है कल्चर की वजह से, लेकिन यूजुअली माना जाता है कि ये प्रिंसिपल्स जो है ये यूनिवर्सल है। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपके जो कल्चर है और एनवायरनमेंट है वो हर जगह अलग होता है, तो कई बार हमें उनको अडेप्ट भी करना पड़ता है मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को। तो दे आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम डेवलप टू अंडर डेवलप कंट्रीज, जैसे यहाँ बोला हुआ है कि डेवलप से अंडर डेवलप कंट्री में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स। आप अडेप्ट कर सकते हो, एग्जैक्ट ट्रांसफ़र ना हो सके तो अडेप्ट किए जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैन ओनली अचीव देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ अदर मेंबर्स। तो जब तक मेंबर्स का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा अचीव नहीं कर पाएंगे अपने गोल्स। तो मैनेजमेंट का जॉब यही है कि उन लोगों से वो काम करवाए। और इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना। तो क्योंकि ये ह्यूमन फंक्शन है, ठीक है, इट इज़ द पीपल हु आर बीइंग मैनेज। हम किनको मैनेज कर रहे हैं, लोगों को मैनेज कर रहे हैं, और उनको ह्यूमन की तरह ही मैनेज करना चाहिए। और ह्यूमन बिहेवियर इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस। तो ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करना और मेजर करना साइंटिफिकली अंडर एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारी मैनेजमेंट के बारे में था। अब चेंज मैनेजमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।